कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर से जिनकी लीडर है सोफिया और वह सब पैसिफिक ओशन में मौजूद है। सोफिया एक बहुत ही बड़ी फीमेल शार्क लिलीज को तलाश कर रही हैं। अचानक उनके सिस्टम पर एक अलर्ट आता है कि वो शार्क उनके बहुत करीब आ चुकी है। सोफिया तुरंत सभी डाइवर्स को ऑर्डर देती है, नीचे उतरो और शार्क को पीछे से कवर करो। जिसके बाद कुछ डाइवर्स समुंदर में छलांग लगा देते हैं, जिनमें सोफिया का हस्बैंड क्रिस भी शामिल होता है। थोड़ी देर की तलाश के बाद वे एक छोटे मरे हुए व्हेल मछली को देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वह मरी कैसे। उसके करीब जाता है और देखता है कि उसके जिस्म पर शार्क के काटने के निशान हैं। तभी अचानक बहुत सारी फीमेल शार्क्स निकल आती हैं और पता चलता है कि वह सब लिलीज की बेटियां हैं। लिलीज खुद सामने आ जाती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका साइज पिछली बार के मुकाबले में डबल हो चुका होता है। 2 महीने पहले जब वह सब लिलीज को देखने आए थे तब उसका साइज 3 मीटर था। लिली सिर्फ 2 महीने में 7 मीटर लंबी हो चुकी है। सोफिया क्रिस से कहती है कि जल्दी से उसका सैंपल लो ताकि हम उसके तेजी से बढ़ने का राज जान सके। हिम्मत करके उसके करीब जाता है सैंपल लेने, लेकिन लिलीज तुरंत उस पर हमला कर देती है। इसी वक्त क्रिस और सोफिया के बीच कनेक्शन कट जाता है। सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और खुद समुंदर में उतर जाती है ताकि अपने हस्बैंड को ढूंढ सके। वह जैसे ही नीचे जाती है उसे क्रिस का कटा हुआ बाजू मिलता है और वहाँ और किसी डाइवर का कोई नामो निशान नहीं होता। वह समझ जाती है कि वे सब शार्क की खुराक बन चुके हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि किसी तरह उस शार्क से सैंपल लेकर ही रहेगी। वो लिलीज के करीब पहुंचती है और सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। सोफिया खुशकिस्मती से एक जाल में फंस जाती है, लेकिन शार्क जाल को खींचती हुई समुंदर की गहराइयों में ले जाती है। किसी तरह से वह जाल से निकलने में कामयाब हो जाती है और खुद को बचा लेती है। 3 साल बीत जाते हैं और हम पहुंचते हैं पेरिस, जहां 2 नौजवान लड़के सीन नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके जाल में एक बम आ जाता है। यह देखकर वह दोनों लड़के पुलिस को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा अपनी दोस्त बिन के साथ सीन नदी में एक बोट पर होती है। नोरा कहती है, क्या तू मेरे साथ नहीं उतरेगी? बिन पानी में उतरने से इनकार कर देती है और कहती, तू जा, मैं यहाँ तेरा ध्यान रखूंगी। नोरा अकेले ही पानी में उतरती है और लिलीज को हर जगह ढूंढती है। दूसरी ओर सोफिया सिस्टम में लिलीज की मूवमेंट्स ट्रैक कर रही होती है। वो देखती है कि शार्क नोरा की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद वह पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि नोरा अकेले रिवर के पानी में शार्क को ढूंढने गई है। नोरा अब भी शार्क को तलाश रही होती है। फिर वह एक कार के करीब जाती है जिस पर शार्क के अटैक के निशान होते हैं। इसी वक्त उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो वह समझ जाती है कि पुलिस नदी तक पहुंच गई है। वो फौरन पानी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि इस रिवर में ड्राइविंग मना है। सोफिया भी उसी वक्त वहां पहुंच जाती है और नोरा को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हुए देखती है, पर वह कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात वह नदी के पास खड़ी रहती है लिलीज की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। अगले दिन नोरा अब भी पुलिस स्टेशन में होती है, क्योंकि वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती कि वह नदी में क्यों गई थी। वह सिर्फ कहती है, बस यार मैं तो नहाने गई। इंस्पेक्टर का नाम आदिल होता है, कहता, तुम यहाँ से बाहर तभी निकलोगी जब सच बोलोगी। नहाने की कहानी छोड़ो, हमें बेवकूफ समझा है क्या? नोरा कहती, सुनो भाई, मैं शार्क ढूंढने गई थी। आदिल हंसता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? नदी में शार्क? यह तो जहरीला पानी है, और फिर वो यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। नोरा कहती, मुझे यकीन करो, मैं पानी में शार्क को ढूंढने गई थी, लेकिन अफसर मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ सोफिया अब भी उसी जगह पर मौजूद होती है जहां कल रात थी। शार्क की मूवमेंट्स को देख रही होती है और वह काफी नर्वस और डरी हुई होती है क्योंकि शार्क उसके बहुत करीब होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे अपने ऑफिस बुलाया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि यह कॉल नोरा की रिक्वेस्ट पर की गई थी ताकि वह यह प्रूफ कर सके कि शार्क वाकई नदी में है। तभी पुलिस को एक लाश मिलती है नदी के किनारे से। सोफिया लाश की हालत देखकर डर। पुलिस सोफिया से मदद मांगती है तो सोफिया कहती है, मैं एक प्लान बनाऊंगी कि हम उसे नदी से निकालकर समुंदर ले जाए, मगर उसे मारा नहीं जाएगा। वो एक प्लान बनाती है जिसमें खास फ्रीक्वेंसीज के जरिए शार्क को ट्रैप किया जाएगा और थोड़ी देर के लिए बेहोश करके उसे समुंदर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
मगर प्लान शुरू होने से पहले बिन आ जाती है और वह मान जाती है कि उसने ही ट्रैकर सिस्टम खराब किया था और अब उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन मसला सिर्फ यह नहीं, नोरा ने लिलीज का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और वह आज ही उसे समंदर की तरफ ले जाने का प्लान बना रही है। वह बताती है कि शार्क इस वक्त सीवरेज के टैंक के पास है। वो सोफिया और पुलिस से कहती है कि वे नोरा को रोके क्योंकि वहाँ कुछ नौजवान भी मौजूद होंगे जो नोरा को सपोर्ट करने आए हैं और वह जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि वह सीवरेज एरिया बहुत तंग है। सोफिया कहती है अच्छा हुआ तुमने हमें यह बताया और वो यकीन दिलाती है कि वो अपनी दोस्त को बचाएंगी। रात को हम देखते हैं कि नोरा, बिन और संगठन के बाकी लोग सीवरेज एरिया में पहुंच चुके हैं और मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। बिन थोड़ी नर्वस लग रही होती है, जैसे कुछ छुपा रही हो, मगर वह कहती है मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। फिर नोरा पानी में उतरती है यह साबित करने के लिए कि शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। अब वह लिलीज का इंतजार करने लगती है। उसी वक्त सोफिया, आदिल और पुलिस वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं फौरन पानी से बाहर आओ, मगर वह लड़की जिद करती है कि वह मिशन पूरा करेगी। सोफिया उस पर चिल्लाती है जो तुम कर रही हो वह गलत है। वह शार्क तुम्हारी सोच से भी बड़ी है, वो तुम्हारा सोनार डिवाइस और तुम्हें जिंदा खा जाएगी। तभी नूरा के पास एक शार्क नजर आती है। सोफिया फौरन समझ जाती है कि यह छोटी शार्क लिलीज की बेटी है। लेकिन नोरा बहुत एक्साइटेड होती है और शार्क के करीब जाती है और उसे छूने लगती है ताकि सोनार डिवाइस से उसका पता लगा सके। तभी अचानक आदिल पानी में छलांग लगाता है ताकि नोरा को बचा सके। लेकिन अचानक शार्क गुस्से में आ जाती है और नोरा पर हमला कर देती है और उसे निगल जाती है। उसी समय पूरे इलाके में हलचल मच जाती है और सभी नौजवान डर के मारे वहां से भागते हैं और उनका जो फालतू सा प्लान था शार्क्स को बचाने का, वो उन्हें सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि नदी के नीचे कई बम पहले से लगे होते हैं। अगर कोई गोली उन पर लग गई तो पूरा शहर उड़ जाएगा। और फिर वही होता है, एक गोली बम से टकरा जाती है और जोरदार धमाका होता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है। धमाके की वजह से एक भयानक सुनामी आती है जो पूरे शहर को बहा ले जाती है। कई लोग डूबकर मर जाते हैं, जिनमें सोफिया और आदिल भी होते हैं। सोफिया पानी की सतह पर आती है और बेहोश आदिल को देखकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है। दोनों एक लोहे के बड़े टुकड़े पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आदिल को होश आता है और वह पूछता हम कामयाब हो गए, शार्क मर गई ना? सोफिया उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। आदिल चारों तरफ देखता है और सदमे में चला जाता है। पूरा पेरिस शहर डूब चुका होता है और हर तरफ शार्क मछलियां तैर रही होती हैं। इसका मंजर भयावह होता है। इमारतें अधरों पर तैर रही होती हैं, वाहन बिखरे हुए, लोग बीच समुद्र पर तैर रहे हैं और लिलीज जैसे प्रजातियां अब शहर के चारों ओर फैली हुई हैं। सोफिया और आदिल छोटे से लोहे के टुकड़े पर कुछ घंटों तक बैठे रहते हैं, ठंड, थकान और शौक में। वे बच निकले लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह डरावना और अंदर तक हिला देने वाला था। कई दिन बाद सहायता वाले जहाज और हेलीकॉप्टर आना शुरू करते। बचाव दल शहर के टूटे फूटे हिस्सों में पहुंचते हैं, पर स्थिति गंभीर बनी रहती है। शहर के बाकी हिस्से पानी में डूब चुके हैं और शार्क वहां तैर रही हैं। वैज्ञानिक टीम्स और सेना के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी कॉल आती है। दुनिया की नजरें इस आपदा पर टिक जाती है। पेरिस का हृदय, सीन नदी जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब तबाही की तस्वीर बन चुकी थी। मीडिया में कहानियां आती हैं, किसने क्या किया, किसने कैसे बचा और किसने क्या खोया। कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है और सबका ध्यान इस बात पर ठहरता है कि यह कैसे हुआ। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, मानव हस्तक्षेप और उस शार्क की असामान्य वृद्धि, क्या ये सब संबंध रखते हैं? वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा रहस्य बन जाता है। सोफिया को बार बार अपने हस्बैंड और टीम की याद आती है। वह अपने आप को दोषी मानती है, कई लोग भी उसे दोषी समझते हैं, पर कहानी का ये हिस्सा घटनाओं की गहराई, रिसर्च, जुड़ती टीमें और अगले कदम को दर्शाता है। सोफिया और उसकी छोटी सी टीम ने लिलीज की बायोलॉजी, उसके तेजी से विकास और बिना नर के प्रजनन, पार्थेनोजेनेसिस की घटनाओं पर विस्तृत रिसर्च शुरू की। लैब में मिले नमूनों ने संकेत दिए कि कुछ जीन लेवल बदलाव और वातावरण में उपस्थित कुछ तत्व, संभावित प्रदूषक या परिवर्तन, शार्क की हार्मोनल और विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहे थे।
पर यह शोध बहुत संवेदनशील और जटिल था। सोफिया ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित किया। कुछ विज्ञान संस्थानों ने शुरुआती सहयोग दिया, कुछ ने राजनीतिक दबाव के चलते दूरी बनाई, पर नोरा और उसकी टीम ने लोगों को जागरूक करने का काम जारी रखा। वे समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए अभियान चला रही थी और कई युवा स्वयंसेवक उनकी शरण में आ रहे थे। सोफिया की टीम ने यह भी पाया कि लिलीस और उसकी नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बड़ी थी, परंतु उनकी प्रवृत्ति मानव क्षेत्रों में बढ़ने की वजह से एक नई खाद्य श्रृंखला का जन्म हो गया था। शार्क ने शहर के आसपास उपलब्ध चीजों की ओर रुझान किया और वहां के पानी और कारणों से वे तेजी से वृद्धि कर पा रही थी। यह मानव निर्मित पारिस्थितिकी में बढ़ती असंतुलन का नतीजा था। शोध के आधार पर सोफिया ने स्थानीय अधिकारियों को सख्त सलाह दी, नदी और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करें, खाने पीने के वेस्ट को नदी में जाने से रोकें और समुद्री जीवन के मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाएं। पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव ने अक्सर इन सुझावों को टाला। नोरा की ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया और लोकल मीडिया का सहारा लिया और लोगों में जागरूकता फैलाई। लाखों लोगों तक उनकी बातें पहुंची। इस बीच कई युवा स्वयंसेवक, एक्टिविस्ट और वैज्ञानिक मिलकर पेरिस के बाहर रिसर्च बेस स्थापित करने लगे। देशों ने भी मदद भेजी ताकि शार्क की गिनती और व्यवहार का विस्तृत सर्वे कर सकें। पर समस्या यह थी कि लिलीज जैसी प्रजातियां जहां तहां फैल गई थी और कुछ जगहों पर वे अनपेक्षित ढंग से स्थानीय इकोसिस्टम को बदल रही थी। वैज्ञानिकों के लिए यह चुनौती बड़ी थी। कैसे ऐसी प्रजातियों को नियंत्रित किया जाए बिना बड़े असंतुल्य और मनुष्यों के नुकसान के। सोफिया और उसके सहयोगियों ने एक क्यूरेटेड कहानी का समापन, भावनात्मक क्लाइमेक्स और संदेश। समय के साथ जो कुछ हुआ था उसका सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी दिखने लगा। में डॉक्यूमेंट्रीज और अकादमिक पेपर्स इस घटना पर बनी और कई बार सोफिया का नाम सामने आया, कभी नायक की तरह, कभी दोषी की तरह, पर अधिकांशतः एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में जिसे सच्चाई जानने और उसे रोकने की लगन थी। सोफिया ने अपनी भावनात्मक यात्रा को सार्वजनिक रूप से भी साझा किया। उसने इंटरव्यूज दिए, लेक्चर्स दिए और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। अंदर की पीड़ा कभी पूरी तरह नहीं मिट पाई, पर उसने अपने अनुभवों को शक्ति में बदल दिया। दिल ने भी उसका साथ दिया और अपनी भूमिका में मीडिया और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाने का काम किया। लिलीस और उसकी नस्ल की कहानी ने पूरे वैश्विक समाज को सोचने पर मजबूर किया। क्या वैज्ञानिकों की आवाजें समय पर सुनी जानी चाहिए?